नमस्कार मित्रों, मैं धनु गुप्ता फिर से स्वागत करती हूँ आपका सम्राट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जैसा कि हमारे टॉपिक चल रहा था, प्रकरण चल रहा था वर्णमाला, उसके अंदर हम स्वर पढ़ रहे थे। स्वर के हमने 6 भेद किए थे आज, स्वर के 5 भेद किए थे हमने। आज छठे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। छठा भेद कौन सा है? मुख द्वार खुलने के आधार पर। किसका भेद? स्वर का भेद। जैसे मैं मुख द्वार खुलने के आधार पर, कैसे पूरा मुख खुला है, आधा खुला है, आधा बंद है या पूरा बंद है, इस आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला इसमें लिखती हूं। ठीक है, पूरा बंद, पूरा खुला मुख। ठीक है, दूसरा मैं लिखती हूं पूरा बंद मुख। तीसरा मैं लिखती हूं, ठीक है, आधा खुला और चौथा आधा बंद या आधा बंद। ठीक है, बंद। ओके, तो हम चलते हैं। पूरा खुला मुख कैसे हो सकता है? जैसे मैं बोलूं आ, ठीक है, तो आ में मेरा मुंह कैसा खुल रहा है? पूरा मुख खुल रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको? तो आ इसके अंदर आएगा और हम वर्णमाला की भाषा में इसको क्या कहते हैं? विवृत। क्या कहेंगे? विवृत का मतलब पूरा खुला हुआ। ठीक है, पूरा मुख खुल के फिर ध्वनि बाहर निकलती है, इसका मतलब क्या होता है? विवृत। उसके बाद हम लेते हैं आधा खुला। ठीक है, ठीक है, तो आधे खुले में क्या आएगा? हम कह सकते हैं अर्धविवृत। तो अर्धविवृत कैसे? हमारा मुख आधा खुला रहेगा, जैसे कि अ, ऐ या औ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? आधा हमारा मुख खुला रहता है, ऐ, औ। ठीक है, क्या कह सकते हैं? औ। आगे हम चलते हैं। पूरा बंद। पूरा बंद मतलब कह सकते हैं समवृत। ठीक है, समवृत कह सकते हैं हम किसकी भाषा में? वर्णमाला की भाषा में या व्याकरण की भाषा में। तो हमारे इसमें स्वर आते हैं जैसे ई, ठीक है, उ और री। तो इसमें हमारा मुख क्या होता है? पूरा बंद होता है। जैसे हम बोलते हैं ई, उ, तो मुख पूरी तरीके से बंद रहता है। ठीक है, आगे आता है हमारे आधा बंद। तो हम इसको कह सकते हैं अर्ध समवृत। क्या कह सकते हैं? अर्ध समवृत। इसमें हमारे आता है ए और ओ। इसके अलावा जो बचा है वो किस में आएगा? अर्ध समवृत में, ए और ओ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका 7वां भाग, ठीक है, जो कि होठों के आधार पर है। किसके आधार पर है? होठों के आधार पर। तो आगे हम चलते हैं। होठ की आकृति के आधार पर या होठों की आकृति के आधार पर हम कह सकते हैं आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति हमारी कैसे हो सकती है? तो वृत्तमुखी हो सकती है, मतलब पूरी गोल हो सकती है, या अर्ध वृत्तमुखी हो सकती है, आधी खुली हो सकती है। तो हम पहले इसमें लिखते हैं वृत्तमुखी। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूं। वृत्तमुखी, या हम इसे कह सकते हैं पूरा खुला या गोल। इसमें हमारे क्या क्या आता है? उ, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं उ, तो हमारा मुख क्या है? खुला है, गोल है, या होठों की आकृति कैसी है? गोल है। ठीक है, ओ और औ। ठीक है, इसको हम बोलेंगे तो हमारे मुख की आकृति कैसी होगी? एक तरीके से गोल होगी, या इसको हम कह सकते हैं होठ क्या होते हैं? गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल। आगे हमारे आता है अवृत्तमुखी या अर्ध वृत्तमुखी।
अवृतमुखी हम इसे कह सकते हैं आधा खुला, ठीक है। या हम इसे क्या कह सकते हैं, होठ कैसे हैं, गोल नहीं है। होठ क्या नहीं है, गोल, होठ गोल नहीं है। अब जो इसके अलावा जो भी स्वर हैं वो सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और आई, ये सब किस में आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। आगे हमारे आता है 8वां भाग, उसे हम कहते हैं, 8वें भाग को वायु निकलने के आधार पर। क्या निकलने के आधार पर, वायु, हमारे मुख से वायु या ध्वनि किस तरीके से निकलती है उसके आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। तो हम लिखते हैं वायु निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहला अनुस्वार, ठीक है, जो हमारे किस में आता है, सबसे लास्ट में आता है स्वर के, स्वर मानक स्वर में इसे नहीं माना जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। और तीसरा भाग होता है हमारे निर्नुनासिक। क्या होता है, निर्नुनासिक। अब अनुस्वार में आपके क्या आता है, वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। क्या निकलती है, वायु केवल किसके द्वारा, नाक के द्वारा निकलती है। वायु केवल नाक के द्वारा निकलती है, ठीक है। तो इसमें हम अनुस्वार में क्या लिख सकते हैं, अंग। क्या लिख सकते हैं, अंग, ठीक है। तो हम बोलेंगे अंग, तो न की ध्वनि किससे निकल रही है या अ की ध्वनि किससे निकल रही है, नाक के द्वारा निकल रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अनुस्वार। अनुनासिक, अनुनासिक में हमारी ये ध्वनि आती है चंद्र बिंदु वाली, ठीक है। वायु नाक व मुख दोनों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, वायु नाक व मुख दोनों के द्वारा निकलती है, दोनों के द्वारा निकलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, चंद्र बिंदु, बिंदु, ठीक है। क्या कह सकते हैं, चंद्र बिंदु। आगे हमारे आते हैं निरुनुनासिक। निरुनुनासिक में आता है वायु केवल मुख द्वार से निकलती है, वायु केवल मुख से निकलती है। इसमें हमारे क्या आता है, सारे जो स्वर हैं, ठीक है, क्या आएंगे, सारे सभी स्वर इसके अंदर आएंगे। जो 11 स्वर हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो आपको पता चला होगा वायु निकलने के आधार पर 3 प्रकार, अनुस्वार, उसमें अपन ने अंग आएगा, अनुनासिक उसमें चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है, और निरुनुनासिक में सारे स्वर आएंगे। आगे हम इसके बारे में कुछ स्वर वैसे पूरे हो चुके हैं, इसमें 2-3 लाइनें आप लिख लेना, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में या इसके थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि सघोष और अघोष क्या होते हैं। सघोष वर्ण होते हैं, सारे स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। उसके बाद जो उच्चारण होता है, उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जब स्वर का हम उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होगा, कंपन होगा। इसी के साथ हमारे ये
प्रकरण खत्म होता है स्वर वाला। आगे हमारे आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको लिखने में या बोलने में, उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। क्या किया जाता है? स्वर की सहायता ली जाती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसा कि मैं लिखती हूं क, ठीक है, क मैंने लिखा तो बोलने में भी मैं बोलूंगी क। पीछे किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, ख या ग। जैसा कि हमें लिखना है, स्वर रहित व्यंजन को लिखना है, तो हम स्वर रहित जब व्यंजन लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे? स्वर रहित व्यंजन किस प्रकार से लिखेंगे? हलंत लगाकर लिखेंगे या उसको आधा लिखेंगे? स्वर रहित व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं? क, ख हलंत लगाकर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे च लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? इस तरीके से लिखूंगी। इसी प्रकार हमारी क्या है? पूरी वर्णमाला है, ठीक है। आगे हमारे व्यंजन है, ठीक है, जो कि 4 भागों में बांट रखा है। जैसे हमने स्वर को 7-8 भागों में बांटा था, उसी प्रकार हम व्यंजन को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बताना चाहूंगी आपको कि हमारे जैसे व्यंजन है वो कुल कितने हैं? 39 व्यंजन है, जिसमें मानक रूप से कितने हैं या मानक व्यंजन कितने हैं? तो वो कितने हैं? 33। कितने हैं? 33, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का सबसे पहला भाग कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा भाग हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। और इसी में तीसरा भाग आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। और चौथा आता है हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क, च, ट, त और प। इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं कच ट तप, कच ट तप, ठीक है। जैसे क वाली पूरी लाइन, च वाली पूरी लाइन, ट वाली, त वाली और प वाली पूरी लाइन मिला के कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। क जो कि कंठीय होता है, कंठ के द्वारा बोला जाता है। और च हमारे तालव्य, ठीक है, और ट मूर्धन्य, ठीक है। और फिर हमारे आता है त। त किस तरीके से बोला जाता है? दांतों के द्वारा, तो हम इसको बोलते हैं दंत्य। प हमारे ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, होठों को टच करते हुए बाहर निकलता है, इसीलिए क्या कहते हैं? ओष्ठीय, ठीक है। इसको हम अलग अलग भागों में इस तरीके से बांटते हैं। तो मूर्धन्य एक है हमारे व्यंजन जो कि ट, ठ, ड, ढ, न, जिसको हम लिखते हैं, वो उसको किस तरीके से बोलते हैं? जीभ क्या होती है? उल्टी होती है। जीभ उल्टी होकर ऊपर टच करती है या ऊपर की तरफ टच करती है, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। आगे हमारे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य उच्चारण होता है। स्वर और व्यंजन के मध्य
इनका क्या होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, य र ल व जो कि अंतस्थ व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के मध्य इनका उच्चारण होता है, उसको हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारा आता है ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन में हमारे कौन कौन से आते हैं, श श श ह। तो इसको ऊष्मीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म श्वास के साथ बाहर निकलते हैं, गर्म हवा के साथ बाहर निकलते हैं। जैसे हम बोलते हैं श श श ह, तो कैसे निकलेगा, एकदम गर्म वायु के साथ बाहर निकलेगा, इसीलिए हम इसको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। आगे हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि सबको पता है कौन कौन से, श त्र ज्ञ और श्र, ये चार हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन, जो कि मैंने उस दिन बताया था आपको किस किस से बने हुए हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा इसकी और जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें च है, जो च वाली जो लाइन है, च छ ज झ, तो इसे हम क्या कहते हैं, च छ ज और झ। इन चारों व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में वायु रगड़ के साथ बाहर निकलती है। आगे हम जैसे स्पर्श व्यंजन हमारे इसी तरह खत्म होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन में हमारे क्या आता है, य र ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो मैं इसको कह सकती हूँ, य और जो व है वो क्या है, एक अर्ध स्वर है। क्या कह सकती हूँ, अर्ध स्वर। क्यों कहती हूँ मैं इसको अर्ध स्वर, क्योंकि ये हमारे यण संधि में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारे यण संधि में य व और र का प्रयोग किया जाता है, री र, तो जो हम संधि पढ़ेंगे तो इसका और ज़्यादा अधिक तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यण संधि व्यंजन कह सकते हैं, या अर्ध स्वर। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अर्ध स्वर। और र को हम क्या कह सकते हैं, ये मैंने सिर्फ य और व के लिए बताया है। अब र आता है हमारे, उसे क्या कहेंगे, प्रकंपित व्यंजन। क्या कहेंगे, प्रकंपित व्यंजन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, लुंठित व्यंजन। क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन। क्यों, क्योंकि जैसे हम र बोलते हैं, र, ठीक है, बोल के देखना र कैसे बोला जाता है, कि जब हम र बोलेंगे तो वो लुटता हुआ बाहर आएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, लुंठित, कंपन करता हुआ बाहर आएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकंपित व्यंजन। आगे हमारे आता है ल, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायु के जीभ मतलब जो हमारे मुख से वायु निकलती है, वो जीभ के बगल में से होके निकलती है, साइड से, ल। ठीक है, जीभ ऊपर की तरफ लगेगी और साइड में से वायु निकलेगी, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, पार्श्विक व्यंजन। पास में होके निकलते हैं, वायु मुख के बगल से होकर, जीभ के बगल से होकर निकलती है। ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे य, र, ल और व, इसको हम बोलने के आधार पर किस प्रकार बांट सकते हैं, कि य जो है वो क्या है, तालु से बोला जाता है, य। ठीक है, र है और ल है, क्या, य और र और ल कौन सी ध्वनि है, वतस्य ध्वनि है। कौन सी है, वतस्य। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीभ और मसूड़ों को टच करती हुई बाहर निकलती है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीभ और
मसूड़ों को टच करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, और वह जो है हमारे दंतोष्ठ है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था वह कौन सा है, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो कौन सा होगा, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होगा, वह। आगे हमारे आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में हमारे आता है श, 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 ह। तो हम इसे कह सकते हैं कि उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती, किसमें, ऊष्मीय व्यंजन में। क्या, उच्चारण में मुख से क्या निकलती है, मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय व्यंजन। कौन कौन से, श, 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 ह। ठीक है, श, 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 ह। तो श कौन सा होता है, तालु, और श मूर्धन्य, और जो श सड़क वाला होता है वो क्या होता है, वर्तस्य होता है। अभी हमने एक और पढ़ा था वर्तस्य में। ठीक है, उसमें भी वायु क्या होती है, मसूड़ों को छूती है। क्या करती है, वायु मसूड़ों को छूती है। छूती है। ठीक है, और ह जो है हमारा वो क्या है, कंठ कह सकते हैं हम इसको, या क्या कह सकते हैं, काकल्य। क्या कह सकते हैं, काकल्य व्यंजन। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारे व्यंजन में आता है, दो प्रकार से और व्यंजन को बांट रखा है। सबसे पहले स्वर तंत्रियों के हिसाब से। कैसे, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन। अब स्वर तंत्रियों के आधार पर कैसे हो सकता है, स्वर तंत्रियां क्या होती है, मैंने उस दिन आपको बताया था। ठीक है, मुख में स्वर तंत्रियां होती है, उससे हमारी वायु से जो बाहर निकलता है, ध्वनि जो बाहर निकलती है वो स्वर और व्यंजन में परिवर्तित होकर निकलती है। ठीक है, इसमें हमारे सबसे पहले आता है अघोष, और दूसरा आता है क्या, सघोष। क्या आता है, अघोष और सघोष। अब अघोष और सघोष में क्या अंतर है, तो इसके लिए मैं आपके लिए व्यंजन सारे लिखने पड़ेंगे। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। तो हम इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि यह अघोष है या सघोष है। तो जैसा कि हमने उसमें लिखा था, सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं या क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, तो हम सघोष और अघोष में कैसे बांट सकते हैं, तो पहला और जो दूसरा होता है, क्या होता है, पहला और दूसरा क्या होगा, अघोष होगा। कैसे अघोष होगा, क, ख हम बोलते हैं तो इसमें थोड़ा कम जोर लगाना पड़ता है, ग और घ। ठीक है, तो उसमें अत्यधिक जोर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किस में जाएंगे, सघोष में। और क और ख क्या कह सकते हैं हम, अघोष। तो हम यहाँ लिखते हैं पहला और दूसरा, और इधर हम क्या लिखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो किस में होगा, घोष में। ठीक है, तो इसके साथ ही हम जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन है, श, 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 ठीक है, और ह
स घोष में आएगा, ठीक है। ऊष्मीय जो व्यंजन है, क्या ऊष्मीय जो व्यंजन है वो क्या है, सारे अघोष है। क्या है, अघोष है। और श घोष में हमारे आता है तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। उसके साथ यहां हमने क्या छोड़ा था, श, श, ह छोड़ा था। तो ह किस में आएगा, स घोष के अंदर आएगा क्या, ह। और उसमें हम क्या कह सकते हैं, सारे स्वर क्या हैं, घोष हैं। सारे स्वर घोष हैं, ठीक है। आगे हमारे चलते हैं। उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर, क्या, उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन, ठीक है। उसमें हमारे आता है सबसे पहले कम वायु, और दूसरी क्या आती है, अधिक वायु। क्या आती है, अधिक वायु। तो कम वायु को हम क्या कह सकते हैं, अल्प प्राण, और अधिक वायु को क्या कह सकते हैं, महाप्राण। क्या कह सकते हैं, महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हम कैसे बांटेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि जो हमारा क है, क, ख, ग, ग, ड़ जो हम व्यंजन बोलते हैं, या जो हमारी वर्णमाला है, उसमें हम इस तरीके से बांटेंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, एक को छोड़ के एक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण में क्या आएगा, 1, 3 और 4, 1, 3 और 5, सॉरी 1, 3 और 5 क्या आएगा, अल्प प्राण में क, ग और ण्य, ये सब किस में आएंगे, अल्प प्राण के अंदर। और महाप्राण में ख और ग, मतलब दूसरा और चौथा किस में आएगा, महाप्राण में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको समझने के लिए, क, ग और ण्य, ठीक है। और महाप्राण में मैं लिखती हूँ ख और घ से घड़ी वाला, ठीक है। आगे जैसे उसमें हमने ऊष्मीय व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को बांटा था, तो इसमें हमारे अल्प प्राण में क्या आएंगे, अंतस्थ व्यंजन, जो कि कौन से हैं, य, र, ल और व, ये किस में आएंगे, अल्प प्राण में। और ऊष्मीय में हम महाप्राण करेंगे, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन सारे किस में आएंगे, महाप्राण में। ऊष्मीय व्यंजन श, श, श और ह, ठीक है, इसमें हम महाप्राण में बांटेंगे। तो इसी प्रकार हमारे व्यंजन चैप्टर खत्म होता है, और आगे इससे आगे हम संधि लेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।